अकबर के दरबार में आए दो अंडा चोर। दरबार की सुबह हमेशा कुछ न कुछ अजीब ओगरीब लाती रहती थी, पर उस दिन जो आया उसने महल के हॉल को उस तरह हलचल में डाल दिया कि पर्दे तक कांप उठे। हवा में जैसे किसी ने मसखरी का स्पंदन घूमपा हो। कुछ लोग गूंजते हंस रहे थे, कुछ फुसफुसा रहे थे और कुछ अपनी नौकरियों के बारे में सोचकर घबरा रहे थे। अकबर अपने चौबारे पर बैठे थे, चेहरा शांत, आंखों में वो वही हल्की सी चमक जो किसी पलक झपकते ही किसी झील के ऊपर तैरती धूप जैसी होती है। उनके बगल में बीरबल एक ठाके के साथ अपने कपड़े सींचते हुए बैठा था और दरबार के बाकी सब कलाकारराजनयिक अपनी अपनी जगहों पर खड़े थे, जैसे किसी बड़े नाटक के लिए रचना की प्रतीक्षा कर रहे हों। उस दिन एक बूढ़ा किसान और उसकी पत्नी सड़क कर दरबार में आए। उनके हाथ में एक छोटी सी टोकरी थी जिसमें कुछ खुरदरे रुई के टुकड़े और दो खाली अंडे के छिलके जमे हुए थे। पहले सबने सोचा कि ये कोई अनूठी चीज लेकर आए हैं, पर जब किसान ने सधी हुई आवाज में कहा कि उसके घर के सामने के सूखे पेड़ के नीचे से हर सुबह उसके दूसरे तीसरे खाते का अंडा गायब हो जाता है और अब पारिवारिक बचत का हिसाब बिगड़ रहा है, तो पूरा दरबार गंभीर हो गया। उसके साथ और भी लोग आए। एक एक करके विभिन्न मोहल्लों के लोग जो पल पल के टूटते हुए भरोसे के साथ आए। किसी ने कहा कि रात को किसी ने उनके अंडे चुराए, किसी ने कहा कि अंडे रहती पिंडालियों की तरह गायब हो जाते हैं, और किसी ने झुरझुरी मुंह बनाकर कहा कि हमारे घर से तो अंडे चुराना अब फैशन हो गया है। अकबर ने सुनते सुनते एक लंबा घूंघट उठाया और बोले, ये गंभीर बात है। अंडा तो गरीब का पेट भी भरता है और बच्चों की भूख मिटाता है। अंडा चुराना छोटी चोरी नहीं, ये लोगों के जीवन की छोटी छोटी खुशियों को चुराने जैसा है। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग अकबर की बातें सुनकर सहमत हुए, कुछ ने अपनी आंखें जमीन पर टिकाई और कुछ ने सोचा, कहीं ये सारा मुद्दा किसी बड़े षड्यंत्र का तो भाग नहीं। तभी बीरबल ने अपनी उंगलियों से एक छोटा सा ठहाका निकाला और बोले, जहांपनाह, अंडों का मामला तो बड़ा नाजुक है। अंडा चुराना भी आसान काम नहीं, बड़े खतरों के साथ आता है, मगर डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर बुद्धि साथ हो तो अंडा भी बोल उठे और चोर भी हंसी में पकड़ा जा सकता है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। उनकी आंखों में प्रश्न की झिलमिल थी। कौम का तरीका क्या सुझाते हो? बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, छोटे छोटे अपराधों को पकड़ने के लिए बड़े बड़े उपाय बेवकूफी होते हैं। मैं कुछ ऐसा करूंगा कि चोर खुद अपना खेल बिगाड़ ले और हम बिना कष्ट दिए सच जान ले। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, पर ध्यान रहे, सजा बुद्धिमानी से और इंसाफ के साथ होनी चाहिए। बीरबल ने एक मुस्कान के साथ सिर हिलाया और तुरंत ही योजना में लग गया। उसकी योजना में किसी जंगली दिमागी जाल, चमकीली जादू की बात या किसी तरह की हिंसा बिल्कुल भी नहीं थी। सिर्फ मनोविज्ञान, थोड़ी सी हट और एक चुटकी ह्यूमर। वो जानता था कि जो लोग चोरी करते हैं उनमें से ज्यादातर अपनी हरकतों को छुपाने के लिए सुबह से लेकर शाम तक एक ही तरह की झिझक रखेंगे। वो झिझक जो असामान्य मौके पर बेनकाब हो जाती है। बीरबल ने आदेश दिया कि महल के रसोई घर से सभी अंडे बुलाए जाएं, पूरा बाजार और आसपास के गांवों से भी। अकबर ने हुक्म दिया और रसोइयों ने बड़ी टोकरी टोकरी अंडे इकट्ठे कर दिए, सफेद, भूरे, नीले, वहां तक कि किसी के बगुले के अंडे जैसा बल्ब न हुए, सब कुछ। फिर बीरबल ने उन अंडों को दो बड़े से थैले में बांट दिया और हर थैले पर एक एक लाल सूत की रिबन बांध दी। पर यह रिबन दिखावे के लिए थी, असल चालाकी कुछ और थी। एक एक करके उन लोगों को बुलाया गया जो शिकायत लेकर आए थे, और साथ में वे जिनका नाम किसी ने अंडा चोर के तौर पर लिया था। कई चेहरे थोड़े खामोश और कुछ आंखों में डर के छींटे दिखे। बीरबल ने कहा, अब हम एक खेल खेलेंगे। ये खेल कठोर नहीं, पर ईमानदारी की परीक्षा है। मैं दो थैले अंडों को यहां रख रहा हूं। इनमें से कुछ अंडे विशेष है। इनमें से दो अंडे में मैंने विशेष दाना छिड़का है जो चोर के हाथ लगाने पर चिपक जाएगा। न कोई हानि, न कोई दर्द,
पर वो दाना वहां चिपक जाएगा जहां से अंडा चोरी हुआ था। किसान ने हैरानी से पूछा, लेकिन कैसा दाना और कैसे चिपकेगा? बीरबल ने मुस्कुरा कर कहा, यह कोई असली दाना नहीं, पर कल्पना का दाना है जिसे चोरों के दर्शन ही पकड़ लेते हैं। सबने थोड़ा सिर झुकाया, कोई समझा तो कोई नहीं, पर बीरबल की चाल पर भरोसा था और अकबर ने भी पुष्टि कर दी कि कोई हानि नहीं होगी। सच तो यह था कि बीरबल ने कोई जादुई दाना नहीं डाला था। उसने थोड़ी सी चिकनाहट भरी स्नेहल सी तरलता बनाई थी, एक हल्का सा तेल जो दिखता सामान्य पर जिससे अंडे का खोल चिपचिपा हो जाता है। पर तेल लगाने का उद्देश्य केवल इतना था कि जो कोई रात में चोरी करके अंडा छुपाता, अगर उसी अंडे को ये तेल चिपकता है तो वो अंडा उसकी थैली, कपड़े या जेब में भी चिपक सकता है, नजरों से छिपा हुआ प्रमाण। और बीरबल जानता था कि चोर अक्सर चोरी की चीजों को सुरक्षित रखने के लिए अपने कपड़ों की कोई जगह खोज लेते हैं और वही उनकी बुराई का राज खोल देगा। बीरबल ने तब हल्के हाथ से कहा, अब मैं 2 अंडे चुनता हूं। इन पर तेल लगाया गया है। मैं इन्हें बाजार के कुछ खास ठिकानों पर रखूंगा। जो कोई इन्हें उठाकर अपने घर ले जाएगा, वो अंडा अपने साथ कोई निशान लेकर जाएगा। कल सुबह मैं घर घर जांच करूंगा। किसी ने आवाज उठाई, पर यह तो फिर से चोरी कराने जैसा है। हम साहसी क्या नहीं कर रहे? बीरबल ने शांति से उत्तर दिया, अकबर का दरबार साहस और बुद्धि में विश्वास करता है। चोरी चुपके पकड़ने के लिए हमें चोर की प्रवृत्ति के साथ खेलना होगा। मैं किसी को ही फंसाने नहीं जा रहा, मैं केवल सच दिखाऊंगा। राजाओं के ऐसे आदेशों में जो कुछ भी कहा जाए लोग मान लेते हैं, क्योंकि वे अकबर की आंखों में न्याय देखते थे। कुछ ने मुट्ठियां बांध ली, कुछ ने फिर भी शंका जताई, पर बीरबल ने अंडों के साथ चुपचाप बाजार की ओर चल दिया। रात बड़ी थी। चांद ने जैसे अपनी पूरी चांदनी को हवाओं में घुमाकर सबको सोने न दिया। बाजार के कोने कोने में बीरबल ने 2 अंडे रखे, एक पुराने कबाड़ी के पास जहां सुबह सुबह लोग सस्ते भैड़े माल बेचने आते थे। दूसरा वह स्थान था जहां हाट की तरफ जाती हुई गलियों के मोड़ पर रोज नल जलाया जाता, एक ऐसी जगह जहां चोरों के लिए छुपकर प्रतीक्षा करना आसान था। उसने अंडों पर सिर्फ हल्का सा तेल लगाया था, इतना कि छूने पर कुछ चिपका हुआ महसूस हो, पर ऐसा न हो कि ऊंट के मुंह में पानी आ जाए। सुबह होते ही अकबर के दरबार में फिर भी हलचल थी। बीरबल ने वहां सबको बुलाया और घोषणा की कि जो कोई भी उन अंडों को उठाकर ले गया हो, उसे घर घर जांचने का समय आ गया है। पहले उन सभी परेशानों की बारी आई जिनके घर से अंडे गायब हुए थे, किसान की झोपड़ी से लेकर बाजार वाली बुआ के घर तक। बीरबल की एक एक आंख हर घर की चीजों को देख रही थी। दरबार में खड़े नौकर, चोरियों के शक के दाग लिए लोग, और वे भी जिन्हें लगता था कि ये सब खेल है, पर यह खेल अक्सर खेल नहीं रहा होता। बीरबल ने धीरे से आदेश दिया, हर घर के कपड़े, थैले और जो छोटे छोटे स्थान होते हैं जहां कोई चीज छुपा सकता है, उन सब का निरीक्षण करो। दरबार के नौकर, कुछ गुप्त प्रहरी और स्वयं बीरबल जांच में लग गए। पहली बारी में तो जैसे सब कुछ सामान्य ही निकला। कुछ कपड़े में मिट्टी के दाग, कुछ में सूखे घास के टुकड़े, पर तेल का वो हल्का सा निशान कहीं दिख नहीं रहा था। लोग सोचने लगे, कहीं योजना फेल तो नहीं हो रही, पर समय धीमा था और बीरबल का धैर्य गहरी नदी जैसा। उसने उनमें से उन घरों पर ध्यान दिया जहां बातचीत के दौरान लोग ज्यादा अजीब सा व्यवहार कर रहे थे, जो अपने बाड़े में तेजी से मुड़ते थे, जो आंसू दिखाकर अकबर से बात करते थे, पर असल में आंखों से कुछ और छुपाते थे। एक घर पर उसने रोका। यह घर एक मध्यम आयु का मोची रखता था, जिसकी पत्नी ने शिकायत की थी कि रात को अंडे गायब हुए। मोची का चेहरा भौं के बीच बंद था। वो बार बार अपनी आस्तीन चेक कर रहा था। उसने अक्सर दरबार में बेवकूफी की हंसी उड़ानी पड़ती थी, पर आज उसकी हंसी कहीं खोई हुई थी। बीरबल ने उसके थैले की घंटी बांधी हुई जांच की। थैली के आंतरिक हिस्से में हल्का सा चिकनापन था।
बीरबल ने एक छोटा सा पाने पर झट से उस थैली की जांच की और देखा। कुछ अंडे के छिलके उसमें चिपके थे और तेल का हल्का निशान भी। मोची का चेहरा फट पड़ा। उसकी आवाज कांप उठी। नहीं जहांपना, मैंने नहीं लिया। मैं तो सच्चा हूं। पर हाथों में छिपा हुआ साक्ष्य बोल रहा था। मोची ने झूठ बोला और झिझकता हुआ कहा, वो कोई और लगा कर गए होंगे। बीरबल ने बिना गुस्सा किए कहा, तुम्हारे पास क्यों अंडे के छिलके हैं और ये चिपचिपापन किसका है? मोची घबरा गया। उसने झिझकते हुए माना कि उसने रात को पिछली गली में जाकर कुछ अंडे उठाए थे, पर उसने कहा कि वो गरीब बच्चों के लिए ले गया था। उसकी आवाज में सच्चाई की गंध थी, पर चोरी वो कर ही चुका था। अकबर ने गंभीरता से कहा, चोरी की इजाजत कोई नहीं देता, पर यह भी देखना होगा कि चोरी की वजह क्या थी। बीरबल ने मोची से कहा कि वो सच का सामना करे और सबके सामने जो कुछ हुआ वो बताए। मोची ने रोते हुए कहा कि उसकी और उसकी पत्नी की हालिया कष्टों के कारण घर के बच्चों को भूखा नहीं सोना चाहिए था। उसने कुछ अंडे उठाए जिनका इरादा उसने बाद में बदल लिया। अकबर ने उसकी बात सुनी और कहा कि सजा और दया दोनों के बीच संतुलन रखना होगा। मोची को सार्वजनिक सेवा, बाजार में नाल साफ करना और गरीबों को कुछ अंडे देना, ऐसा आदेश दिया गया कि उसे अपनी गलती का एहसास रहे और लोगों को भी भरोसा हो कि राजा केवल दंड नहीं देते। पर मोची का मामला सिर्फ पहला खंड था। दरबार का चलन कुछ और था। 2 और घरों में भी वही चिपचिपापन मिला, पर उन चिपचिपे निशानों के साथ कुछ और था। एक घर से मिली थैली में अंडे के कमजोर से छिलके और अंडों के सफेद तेल की बू थी, और वहीं से कुछ अजीब सा लेटर भी मिला। 2 लफ्ज छोटे, पर वे संकेत दे रहे थे कि चोरी का खेल गहरे पल्ले में जा चुका है। वे लफ्ज किसी स्थानीय गिरोह के थे, पर गिरोह से ज्यादा उसकी चाल में मानवीय कमजोरी थी। भूख, मजबूरी और कभी कभी लालच। बीरबल ने इन सबको ध्यान से देखा। उसने समझ लिया कि जो लोग पहली बार चुराए थे वे कम से कम समाज की सीमा से बाहर नहीं थे, पर कुछ लोग ऐसे थे जो चुराने का पेशा बनाने लगे थे। उसे पता था कि यहां 2 तरह के अपराधी मिलेंगे, वो जो मजबूरी में चोरी करते हैं और वो जो आदत और लालच में रहते हैं। दरबार में अफवाहें फैलने लगी कि 2 बड़े चोर पकड़े जा चुके हैं, पर असल में बीरबल ने कुछ अलग खोज निकाला। उसने उस बाजार की कोठरी के पास बैठे 2 लड़कों को देखा। एक का नाम था गोपाल और दूसरे का नाम था श्याम। दोनों के चेहरों पर वो पेचीदा चतुराई थी जो अक्सर बच्चों में मिलती है, जिनकी नजरें दुनिया से जितनी तेज हो जाया करती है। वे न तो पूरी तरह दोषी थे, न पूरी तरह निर्दोष। वे उस तरह के थे जो गलियों में झांककर चुपके से सामान उठाने को जीवन का छोटा खेल समझते थे। बीरबल ने देखा कि ये दोनों अक्सर अंडों के चारों ओर मंडराते हैं, पर क्या यही वे थे जो रात को चोरी करते थे? उसे सबूत की जरूरत थी। इस बार उसने एक और चाल चली। ये चाल न तो कठोर थी, न ही शर्मनाक, बस इतनी कि सच का चक्र खुल जाए। बीरबल ने घोषणा कर दी कि अकबर अगले सप्ताह गांव में एक बड़ा उपहार देंगे। एक ऐसा समारोह जहां हर परिवार को खाते के हिसाब से कुछ अंडे दिए जाएंगे। ये खबर तुरंत से गांव-गांव फैल गई। लोग उत्साहित हो उठे, पर बीरबल का मनोवैज्ञानिक जाल कुछ और ही चाहता था। उसने बाजार में कुछ खास अंडे, उनमें किन्हीं पर हल्के रंग के धब्बे, रख दिए और कहा कि यह रॉयल अंडा है। जो भी इनके लिए इस शर्ट के अंदर या पर्स में छुपाकर ले जाएगा, वो पकड़ में आ जाएगा। ये एक मौका था। जो चोर हैं, वे इन अंडों के माध्यम से अपनी आदत का प्रदर्शन कर देंगे। उस रात जब शहर सोने लगा और चांदनी अपनी कहानियां बांट रही थी, गोपाल और श्याम फिर से बाजार की ओर निकले। दोनों की चाल धीमी थी, पर आंखों में चमक थी। लगता था कि उनके लिए चोरी एक खेल है और घर की भूख भी। वे बाजार के मोड़ पर पहुंचे जहां बीरबल ने अंडा रखा था। गोपाल ने पहले आंखों से देखा।
अंडा साधारण था पर उस पर छोटा सा धब्बा था। वो झट से हाथ बढ़ाकर अंडा उठा लेता है और थैली में पकड़कर अपने कपड़ों के अंदर छिपा लेता है। श्याम भी दूसरा अंडा उठाकर भागने लगा। दोनों का चेहरा एक पल के लिए विजय से खिल उठा था, पर वो विजय बहुत लंबी नहीं रहनी थी। बीच रात में महल के गार्डों ने उन्हें पकड़ लिया। नए नए पकड़े जाने पर लोगों के चेहरे तभी उजले दाग देते हैं, पर हुआ ये कि बीरबल ने न सिर्फ उनको पकड़ा बल्कि रात में ही उनकी थैलियों का रहस्य भी जांचा। थैलियों में तेल की हल्की चिपचिपाहट थी तथा दोनों की आस्तीनों में अंडे के हल्के छिलके थे। गोपाल ने झट से कहा कि वो बस बच्चों के लिए उठा रहा था, लेकिन बीरबल की आंखें थोड़ी कठोर थी और थोड़ी दयालु भी। उसने गोपाल और श्याम दोनों को दरबार में सुबह पेश करने का आदेश दिया और खबर के साथ पूरा गांव और महल का हर आदमी इकट्ठा हो गया था। दरबार में जब दोनों खड़े हुए, अकबर ने पूछा, तुम दोनों ने क्यों अंडे चुराए? गोपाल का चेहरा झरने जैसा था, आंखें नम थी। उसने कहा, जहांपनाह, हम भूखे थे, मां बीमार है और घर में बच्चा है। अंडा मिल जाता तो सबकी भूख मिटती। श्याम ने झट से कहा, हम कभी बुरा नहीं चाह रहे थे, हम बस जीने के तरीके ढूंढ रहे थे। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, और क्या तुमने कभी सोचा कि चोरी करने से दोष केवल तुम्हारे ऊपर नहीं आता, बल्कि जिसने अंडे दिए थे या जिसने उन्हें संभाल रखा था वो भी दोषी है? बीरबल ने बीच में आकर कहा, जहांपनाह, ये मामला केवल चोरी का नहीं है, ये समाज की लापरवाही और ऊंचे नीचे असंतुलन का भी है। दरबार में कुछ लोगों ने कहा कि सख्त सजा दी जानी चाहिए, कानून यही कहता है। पर अकबर के दिल में करुणा की तीली भी जल रही थी। उसने कहा, यदि कोई अपराध मजबूरी में हुआ हो तो सजा तभी उचित है जब सुधार और समाज का लाभ भी साथ में हो। बीरबल की चाल अब सफल दिख रही थी। उसने चोरी के साथ साथ मुखौटे भी उतार दिए थे। उसने राहगीरों से कहा कि वे बताएं कि इन दोनों ने रात में कहां घूमते हुए पकड़े गए। किसी ने बताया कि उन्होंने एक बूढ़े अछूते बूढ़े से भी अंडे छीने थे, पर उस बूढ़े ने उन पर गाली नहीं दी और उन्हें अपने घर में खाना दिया। ये सुनकर दरबार के लोगों की आंखों में कुछ गर्माहट आई। बीरबल ने कहा, देखिए जहांपनाह, ये बच्चे बुरे नहीं हैं, वे परिस्थितियों के शिकार हैं। अकबर ने धीरे से आदेश दिया, मैं इन दोनों को सजा नहीं दूंगा जैसा कि कानून कहता है, मैं उन्हें सुधारने के लिए कुछ काम दूंगा, पर साथ में गांव वालों को भी ये समझाने की जरूरत है कि गरीबी को दूर करने में सबकी भागीदारी चाहिए। बीरबल ने तुरंत ही सुझाव दिया, जहांपनाह, हम इन बच्चों को रसोई में काम दे दें। वे सीखेंगे कि अंडा कैसे संभालना है, अंडे की मांग पर कैसे खाना बनाना है। साथ ही हम मोची और बाकी लोगों को भी छोटे छोटे काम दें, जिससे कि किसी को भूख न सताए। साथ ही जो लोग अपने घरों में अंडे अनावश्यक रूप से रखकर दूसरों की जरूरतों को नजरअंदाज करते हैं, उनसे भी कुछ योगदान ले। अकबर ने झट से कहा, यह अच्छा उपाय है। उसने आदेश दिया कि गोपाल और श्याम को महल की रसोई में काम सौंपा जाए और हर उसे दिन दिन में जो कुछ अंडे इकट्ठे होंगे उसका कुछ हिस्सा गरीबों और बच्चों को दिया जाए। साथ ही मोची की तरह जिन्होंने चोरी की वो लोग भी समाज सेवा में लगे। ये सुनकर दरबार में कुछ लोग हैरानी से देखने लगे और कुछ की आंखों में प्रशंसा जगी। पर कहानी में एक और मोड़ था। बीरबल ने उन दो बड़े चोरों की पहचान भी कर ली थी जो पेशेवर थे। उन्होंने ये जानते हुए भी कि अंडे की चोरी लकड़ी सी बात है, एक दिन वे और बड़े पाप कर सकते थे। उन दोनों का नाम था लक्ष्मण और हरिओम, दो ऐसे लोग जिन्होंने चोरी को व्यवसाय बना रखा था। बीरबल ने यह फैसला किया कि उन्हें पकड़ना जरूरी है, पर बिना किसी हिंसा के और उस समय जब वे सबसे अधिक घिसट रहे हों। उसने एक जाल बिछाया, एक ऐसी घटना बनाई कि वे खुद फंस जाए। उसने कुछ मूल्यवान परतें, मिट्टी से बनी बर्तन बाजार में रखी, जिनमें से अंडों की चोरी करना आसान लगे पर वे असल में परीक्षण के लिए रखे गए थे। रात में जब लक्ष्मण और हरिओम ने फिर हाथ मारा
वे पकड़ लिए गए, पर बीरबल ने उनके साथ न केवल कठोरता देखी, बल्कि उन दोनों की आंखों में एक थकान भी मिली। ऐसा लगा जैसे जीवन ने उन पर अपना बोझ डाल दिया है और वे अब सिर्फ जिंदा रहने के लिए चोरी कर रहे थे। अकबर ने फिर से दया और कड़ाई का संतुलित फैसला सुनाया। लक्ष्मण और हरिओम को कुछ समय के लिए जेल भेजा गया, पर साथ में उन्हें काम और शिक्षा का मौका भी दिया गया। वे दोनों जब मुक्त हुए तो वे दूजी राह पर चल पड़े। अकबर की दया और बीरबल की समझ ने उन्हें बदल दिया। गांव वालों ने भी स्कूल खोलने का वादा किया और रसोई में जो भी अंडे बचते थे वे जरूरतमंदों को दे दिए जाते थे। समाप्ति पर बीरबल ने थोड़ी नाटकीयता के साथ कहा, जहांपना, मैंने इस खेल में कुछ पाया। ये नहीं कि अंडा वाकई बोल सकता है, बल्कि ये कि जब हम चोरों को समझकर उन्हें सुधरने का अवसर दें तो वो समाज का असली लाभ होता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर एक बार साबित कर दिया कि बुद्धि और दया साथ साथ चल सकती है। और दरबार की दारूहृदय की एक हल्की सी ठाकासी गूंज उठी, ऐसी कि जमीन पर रखे हुए कुछ अंडे भी हंस पड़े होते। गांव में अब अंडे चोरी का नामो निशान कम होता गया। लोग सुबह उठकर अपने पोल्ट्री की देखभाल करते, बच्चे पढ़ने जाते और गोपाल तथा श्याम दोनों रोज महल की बड़ी रसोई में काम कर चले आते। वे सीख गए कि मेहनत का फल कैसे मीठा होता है। मोची ने भी अपनी गलती स्वीकार कर ली और अब वो भी अपने छोटे छोटे व्यापार से ईमानदारी से जीवन चला रहा था। लक्ष्मण और हरिओम ने भी एक साथ मिलकर एक छोटी सी दुकान खोली, जहां वे पुराने बर्तनों की मरम्मत करते और समय समय पर गरीबों के लिए खाना बनाते। अकबर ने पूरे गांव में कुछ राशन और शिक्षा के संसाधन दिए और सबने मिलकर ये प्रण लिया कि चोरी और भूख के बीच एक दीवार बनानी होगी जिसे सब मिलकर ढाएंगे। कहानी का असली सार ये नहीं था कि 2 अंडा चोर पकड़े गए और उन्हें सजा मिली, बल्कि ये था कि कैसे एक छोटी सी समझदारी और थोड़ी सी दया ने एक पूरे समाज को बदल दिया। बीरबल ने न केवल चोर पकड़े, बल्कि उसने दरबार और गांव दोनों को यह सिखाया कि अपराध के पीछे अगर कारण है तो उन्हें समझना भी न्याय का हिस्सा है। और जब रात आती और चांद अपनी ठंडी चादर फैलाता तो महल की रसोई में उबलता हुआ पानी और तले हुए अंडों की खुशबू ऐसी फैलती कि पास के बच्चे भी मुस्कुराकर कहते, देखो, अब अंडे चोरी नहीं होते, वे सभी खिलते हैं और सबका पेट भरते हैं। बीरबल अपनी सीट पर बैठकर अकबर की ओर देखता और एक छोटा सा ठहाका और उड़ेल देता। ठहाका ऐसा कि अक्सर अकबर खुद हंस पड़ते और दरबार के लोग कहते, बीरबल ने फिर कमाल कर दिया। कई सालों बाद जब गांव के बुजुर्ग लोग बैठकर अपने बच्चों को वे किस्से सुनाते तो वे जिक्र करते कि कैसे अंडा चोरों की ये कहानी गांव की एक नई सुबह का संकेत बनी, जहां चोरी खत्म हुई लेकिन मानवता बढ़ी। और इस तरह अकबर के दरबार में आए वे 2 अंडा चोर, जो कभी सीमित मजबूरियों और चुनौतियों के कारण गलियों में खोए थे, वो अब अपनी मेहनत से खुशहाल थे। और बीरबल की उस चाल ने साबित कर दिया कि सच्चा न्याय सिर्फ सजा नहीं देता, वो सिखाता है, सुधारता है और लोगों को फिर से जीना सिखाता है। दरबार की वो सुबह कुछ खास थी। न कोई गुस्से की घटा, न कोई भारी सच्चाई, बस हल्की सी उत्सुकता और इंतजार की मीठी सी खिंचाव। अकबर अपनी चौबारे पर ठीक वैसे ही बैठे थे, जैसे बहती नदी पर एक शांत पत्थर, ऊपर से ठंडे पर अंदर से तेजी से विचलित सोचते। महल की खिड़कियों से झरने की तरह रोशनी आ रही थी और दर्पणों में अकबर का चेहरा ऐसे चमक रहा था जैसे किसी ने साबुन लगाकर नया बनाया हो। आज इस दरबार में सिर्फ उसी की बातें नहीं सुनने आए थे। आज एक विशेष मेहमान से मुलाकात होने वाली थी। राजा दरबान, जो अपने आप में अजीबोगरीब, तेज और थोड़े दम्भी किस्म के शासक माने जाते थे। कहा जाता था कि राजा दरबान के शब्दों में तीरों जैसा तेज था और उनकी मुस्कान में कुछ नीम सा कड़वा स्वाद। दोनों राजाओं के बीच नोकझों की अफवाहें शहर शहर फैल चुकी थी। लोक गीतों में उनकी तानों टिक्कियों की पंक्तियां गूंज रही थी। इसलिए तो आज पूरा महल, पूरे नगर
और आसपास के किसान भी दरबार में जमा थे। किसी को ये देखकर आनंद आता था कि कितनी चालाकी और कितनी हंसी पैदा हो सकती है जब दो बड़े शासक एक दूसरे के सामने खड़े हों। राजा दरबान भारी परिधान में आए। उनकी राजसी चादर पर बारीक सोने की काठी और चश्मे पर छोटे छोटे नाजुक मोती। वो ऐसे लग रहे थे जैसे किसी कहानी की पुस्तिका में अचानक आ गए हों। पर उनकी आंखें तेज थी और बातों में कटुता और मिठास दोनों का अजीब मेल था। जब वे महल के दरवाजे पर आए तो भीड़ ने तालियां बजाईं और कुछ लोगों ने उनके आने पर हाथ जोड़ लिए। किसी को उम्मीद थी कि आज कुछ बड़ा होगा, तो किसी को उम्मीद थी कि दो शासकों के बीच की नोकझोंक कभी कभी इतिहास का हिस्सा बनाती है। अकबर ने अपनी परंपरागत मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया, पर उनकी मुस्कान में वह चमक थी जो सिर्फ चालाक लोगों की होती है, जैसे कोई शतरंज का खिलाड़ी अपने अगले चाल की तैयारी कर रहा हो। राजा दरबान ने नम्रता की पोशाक पहनी हुई दिखाई दी, पर उनके शब्दों की चुगली पहले ही शुरू हो गई थी। जहांपनाह, उन्होंने कहा, आपके महल की दीवारें कितनी ऊंची है, पर कहीं सुना है कि वहां के लोग ज्यादा हंसते नहीं। अकबर ने हल्की हंसी में उत्तर दिया, और आपके महल की गाड़ियां कितनी तेज है, पर कहीं सुना है कि वहां के लोग जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। दरबार में पहले ही क्षणों में हल्की सी ठाकासी गूंज उठी। ऐसा लग रहा था जैसे दो सीमित तीर एक दूसरे पर चल पड़े हों, और दोनों के निशाने कुछ कुछ अलग थे। राजा दरबान ने आंखें चमकाते हुए कहा, मित्रों, आज हम दोनों मिलकर कुछ खेल करेंगे। एक शिष्टता का खेल जिसमें हंसी और बुद्धि दोनों की परीक्षा होगी। अकबर ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, पर भीतर की दया ने उन्हें आगाह किया कि यह सिर्फ नोकझोंक नहीं होगी। ये मौका था अपनी शहजादी, अपनी शान और अपनी चतुराई दिखाने का। दरबार में पहले कुछ लंबी सी बातें हुई। राजा दरबान ने अपने राज्य की तारीफ की, अकबर ने अपनी प्रजा की भलाई के किस्से सुनाए, पर दोनों की आंखों के कोने में वो चंचल सी चमक थी जो किसी मजाक की शुरुआत का संकेत देती है। फिर अचानक, जैसे किसी ने ताल पर ताल दे दी हो, राजा दरबान ने कहा, जहांपनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में हर बात पर हंसना भी एक कला है, पर क्या आप जानते हैं कि हंसी का असली मकसद क्या है? अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, हंसी का मकसद तो दिल हल्का करना है, और साथ ही लोगों को याद दिलाना कि जिंदगी नीरस होने पर भी प्यारी रह सकती है। राजा दरबान ने आंखें झपकाई और कहा, हमारे यहां तो हंसी की तो कद्र कम है, पर हंसी में भी शह के टुकड़े मिलते हैं। आप नहीं मानेंगे, पर हमारे यहां एक अलग तरह की हंसी बोली जाती है, जिसमें तीर की तीखा भी समाहित होता है। अकबर बोल पड़े, तुम्हारी हंसी में तीखा है तो मेरी दया में मिठास, दोनों मिलकर अच्छी कविता बन जाएगी। राजा दरबान ने ठठाकर कहा, अच्छा, यदि ये कविता सच्ची हो तो आज हम एक दूसरे को 3-3 सवाल पूछेंगे। हर सवाल का उत्तर हंसी और ज्ञान से देना होगा। जो अधिक परेशान करेगा वही जीत का हकदार। दरबार में लोगों ने यह सुनकर तालियां बजाईं। ये नोकझोंक का खेल अब शुरू होने को था, और वो ऐसा खेल था जिसे लोग सालों साल याद रखेंगे। पहला सवाल राजा दरबान ने पूछा, यदि तुम्हें एक ही चीज चुननी पड़े, शक्ति या हास्य, तुम क्या चुनोगे? अकबर की आंखों में वो समझदारी चमकी जो अक्सर न्याय के निर्णयों में दिखती थी। उन्होंने कहा, हास्य, क्योंकि शक्ति बिना न्याय के प्रतिशोध बन जाती है, पर हास्य से लोग सीखते हैं, संवेदनशील होते हैं और साथ रहते हैं। जब तक हम हंसकर नहीं समझते, तब तक हम एक दूसरे के दुश्मन रह सकते हैं। राजा दरबान ने थोड़ी ठिठोली भरी आवाज में कहा, अरे, तो तुम ये कह रहे हो कि यदि मैं तुम्हें हाथ जोड़कर हंसा दूं तो तुम मेरे गले में झुक जाओगे? अकबर मुस्कुराकर बोले, हंसी से झुकना अलंकार है, पर जो दिल से झुकता है वो सच में बड़प्पन दिखाता है। राजा दरबान ने ठहाका मारा और कहा, चलो ठीक है, पहला राउंड तुम्हारा ही गया। पर उनकी आंखों में कुछ और सवाल दबी थी, और लोगों ने देखा कि वो जीत मनाने जैसा नहीं, बल्कि चुनौती स्वीकार करने जैसा था। अब राजा दरबान का पहला सवाल था,
और वो तेज था। अगर तुम्हें किसी एक दिन के लिए अपनी सारी जायदाद किसी अजनबी को देनी पड़े तो तुम किसे दोगे? अकबर ने एक पल के लिए सोचा। उनकी बातें सदाबहार थी, पर जवाब में एक नर्म दिल का दर्शन होना चाहिए था। उन्होंने कहा, मैं अपनी जायदाद किसी ऐसे शख्स को दूंगा जो दूसरों के लिए प्रयोग कर सके। कोई शिक्षक, कोई सामुदायिक संस्थान, या कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने काम से लोगों की मदद करे, क्योंकि असली संपत्ति वह है जो दूसरों के जीवन में रोशनी बांटे। राजा दरबान ने चकरा कर पूछा, क्या तुम सचमुच हर हलचल छोड़कर किसी और को दे दोगे? अकबर ने हंसते हुए कहा, यदि मेरी जायदाद से किसी का जीवन सुधरता है तो मैं धन का मालिक नहीं रहकर धन का सेवक बनना चुनूंगा। दरबार में एक हल्की सी सराहना की हवा चली। कई लोग अकबर की इस सोच पर खुश हुए। राजा दरबान ने थोड़ी सी तल्खी के साथ कहा, तुम्हारे शब्द अच्छे हैं, पर क्या आपके फैसले भी वैसे ही सख्त हैं? मेरा अगला सवाल होगा, जब किसी मंत्री ने तुम्हारी सलाह उल्टी ली और महल में हंगामा हुआ, तुम क्या करते? अकबर की आंखों में एक गंभीरता उतर आई। ये सवाल न केवल बुद्धि पर बल्कि न्याय पर भी खरा उतरना था। उन्होंने उत्तर दिया, मैं पहले सुनूंगा, फिर सोचूंगा। यदि किसी की मंशा बुरी थी तो उसका निवारण करूंगा, पर यदि गलती हुई तो सुधार और शिक्षा दूंगा। कड़ी सजा से पहले समझ की जरूरत है। राजा दरबान ने थोड़ी सी ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी दया मुझे भारसीन लगती है, पर शायद यही तुम्हारा असली शत्रु है। और फिर उन्होंने अपना अगला सवाल पूछा, जो थोड़ा मजाकिया था। अगर तुम्हें हंसी के लिए एक ही व्यक्ति चुनना पड़े जिससे तुम अपनी पूरी दुनिया हंसाने के काबिल बनाओ, तो वो कौन होगा? अकबर ने मासूमियत से कहा, मैं खड़ा होकर अपनी प्रजा को चुनूंगा। उनका भी तो जीवन कभी कभी अजीब होता है और उनकी हंसी में सच्चाई भी रहती है। ये सुनकर दरबार में ठहाका उठा। लोगों ने खुशी खुशी तालियां बजाईं। राजा दरबान ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी बातों में एक खास तरह की मिठास है जो लोगों को बांध लेती है। पर उनकी नजरों में अब भी कुछ कड़ा था। शायद वो ये देखना चाहते थे कि अकबर सिर्फ शब्दों के राजा है या कर्मों के भी। अब जब राजा दरबान के सवालों का दौर खत्म हुआ तो अकबर ने अपनी बारी की घोषणा की। उनके सवाल भी मजाकिया होने वाले थे, पर वो उनमें गहराई भी डालना चाहते थे। पहले सवाल में अकबर ने कहा, यदि तुम्हें अपने राज्य में एक नया कानून बनाना हो जो केवल एक वाक्य में हो, वो क्या होगा? राजा दरबान ने मुस्कुराते हुए कहा, कानून तो ऐसे होने चाहिए कि लोग उसे पढ़कर डरें। मैं कहूंगा, जो कोई भी दूसरों की जायदाद छीनेगा उसे तुम जैसा बनाऊंगा। अकबर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो क्या तुम समझते हो कि डर ही किसी को नेक बनाता है? राजा दरबान ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं, पर डर से लोग काम सीखते हैं। अकबर ने अपनी तंजी बात में कहा, तभी तो मेरा कानून ये होगा, जो किसी की जरूरत को नजरअंदाज करेगा उसे पहले शिक्षा दो और फिर सजा, क्योंकि प्रचार नहीं तो परिवर्तन चाहिए। राजा दरबान ने झट से कहा, तो तुम डर नहीं सिखाओगे, समझ सिखाओगे? अकबर ने सिर हिलाया। समझ और दया दोनों का मेल सच्चा न्याय है। राजा दरबान ने थोड़ी सी सनक भरी आवाज में कहा, तुम्हारी बातें बड़ी साफ है, पर क्या तुम उन्हें लागू कर सकते हो? अकबर ने जवाब दिया, हां, तभी तो लोगों को मेरी कानून की आवश्यकता है, क्योंकि बिना नियमों के समाज बिखर जाता है और बिना हंसी के नियम कठोर होते हैं। इस जवाब ने राजा दरबान को धीरे से चिढ़ाया और दरबार में फिर ठहाका उठ पड़ा। फिर अकबर ने दूसरा सवाल पूछा, अगर तुम्हें रोजाना एक ही भोजन खाना पड़े पर उसके बदले तुम्हें दुनिया की एक दिक्कत हल करने की शक्ति मिले, तुम क्या चुनोगे? राजा दरबान ने थोड़ी शिथिलता से कहा, मैं वही खाना चुनूंगा जो राजा दरबान को पसंद हो, पर मेरे लिए शक्ति चाहिए होगी कि मैं अपने राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रख सकूं। अकबर ने चुटकी लेते हुए कहा, और क्या उस ताकत से तुम दूसरों की जरूरतों को भी पूरा कर सकोगे? राजा दरबान ने मुस्कुराकर कहा, शायद, पर पहले सुरक्षा, फिर सेवा। अकबर ने जवाब दिया, मेरी प्राथमिकता सेवा होगी, क्योंकि सुरक्षा बिना सेवा के केवल बंद दरवाजे हैं।
राजा दरबान ने थोड़ी सी झुंझलाहट में कहा, तुम्हारी बातें आदर्श है, पर व्यावहारिकता का क्या? अकबर ने शांत होकर कहा, व्यावहारिकता और आदर्श में संतुलन बनाना ही राजकाज है। तभी दरबार के बीचों बीच बीरबल, जो चुपके से बैठा हुआ था, ने अपनी चतुर मुस्कान के साथ बीच में आकर कहा, जहां पनाह, दोनों ही महान हैं, पर क्या यदि हम इस नोकझोंक को सिर्फ शब्दों तक रख दें और एक प्रयोग कर लें? अकबर और राजा दरबान दोनों ने उत्सुकता भरी निगाहों से बीरबल को देखा। बीरबल ने कहा, हम एक छोटी प्रतियोगिता रखें दोनों राजाओं के बीच। जो भी हर कसौटी पर जजों को हंसी और समझ दोनों दे सके, वही विजेता होगा। और जज कौन होंगे? हमारे प्रजा। यह प्रस्ताव इतना सरल और साथ ही चालाक था कि दोनों राजाओं के चेहरे पर चमक आ गई। प्रतियोगिता का मैदान सजाया गया। गली गली के लोग, छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग और व्यापारी सब इकट्ठा हुए। प्रतियोगियों के लिए कुछ खेल रखे गए, मजेदार पहेलियां, हल्के फुल्के विलायती प्रश्न और कुछ नाटक जहां दोनों राजा भाग लेंगे। पहला खेल था हंसी का खेल। दोनों राजाओं को एक ऐसे जुमले बताने थे जो सुनने वालों को हंसाए और साथ ही कोई सीख दे। राजा दरबार ने कहा, एक बार एक चोर ने सोचा कि रात को अंधेरे का फायदा उठाकर क्या क्या कर सकता है। वो रोशनी का करार देकर चुपके से सब कुछ उठा लेता। पर एक दिन उसने अपने आईने में देखा कि उसका चेहरा इतना बदल गया है कि बच्चे डरकर भाग गए। तब उसने समझा कि डर ही उसकी असली सजा है। लोगों ने इस पर हल्की सी हंसी की, पर किसी को सीख कम और मजा ज्यादा मिला। अकबर ने जवाब में कहा, एक किसान ने अपने खेत में रोशनी के लिए दिया जलाया, पर वह दिया दूसरों की छाव भी देता रहा। इसका अर्थ था कि अगर तुम अपने पास जितनी रोशनी रखते हो, उसे बांटना भी सीखो, क्योंकि अंधेरा तो वही मिटेगा। लोगों ने इस पर गहरी हंसी और साथ ही सहमति जताई। अकबर के शब्दों में सरलता और दया थी। दूसरा खेल था राजनीतिक चुटकुला। दोनों को बिना अपमान के किसी समस्या पर मजाक करना था। राजा दरबार ने कहा, हमारे यहां कर लगाने वाले रोज नए नियम लाते हैं, तो लोग कहते हैं कि हमारे खोजना बंद हो गया है, हम सिर्फ अपने पैसे की जमाखोरी किया करते हैं। लोग थोड़े हंसे। अकबर ने अपनी तरफ से कहा, हमारे यहां तो नियम ऐसे हैं कि लोग उन्हें पढ़कर नींद आ जाती है, पर नियम तभी अच्छे हैं जब वे लोगों को नींद से उठाकर काम पर लगाएं। लोगों ने इस पर जोरदार तालियां बजाई। अकबर की बात में जो तंज था वो मीठा था और सिखाने वाला भी। तीसरा खेल था नाटक। दोनों राजाओं ने छोटे छोटे भाग निभाए, जिसमें राजा दरबान का चरित्र थोड़ा तना हुआ मगर तेज तर्रार निकला, जबकि अकबर का चरित्र सरल और समझदार हुआ। नाटक के अंत में दर्शकों ने निर्णय लिया। उनकी तालियां और चिल्लाहटों से अकबर की सोच ने ज्यादा दिल जीता, पर राजा दरबान ने हार भी शान से मानी। उन्होंने अकबर का हाथ पकड़ा और कहा, जहां पनाह, आज तुमने दिखा दिया कि बुद्धि और हंसी साथ हो तो क्या नहीं हो सकता। अकबर ने धन्यवाद में कहा, और तुमने दिखाया कि तीक्ष्णता से भी कई सवाल हल होते हैं। यदि केवल हम दोनों का मेल हो जाए तो राज्य और भी खुशहाल होगा। दिन ढलते ढलते दोनों राजाओं के मध्य जो नोकझोंक शुरू हुई थी, वो अब दोस्ती में बदलने लगी। वे दोनों हंसते हंसते खाना खाने लगे। राजा दरबान ने अकबर से पूछा, तुम्हारी प्रजा तुमसे खुश है क्या? अकबर ने आंखें नम कर ली और कहा, जब मेरे यहां बच्चे स्कूल जाते हैं और बूढ़े स्वस्थ रहते हैं, तब मैं खुश हूं। राजा दरबान ने सिर हिलाया और कहा, हमारे यहां भी लोग खुश हैं, पर हमें अब समझ आ गया कि खुशियां बांटने से ही बढ़ती है। रात के आखिर में जब सभी विदा लेने लगे, राजा दरबान ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैंने आज तुमसे नोकझोंक की और तुमने इसका उत्तर दिया, पर मेरे लिए यह सीख थी कि हंसी और न्याय दोनों आवश्यक है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, और मेरे लिए यह सीख थी कि तेज तीर भी कभी कभी राह दिखा देते हैं, पर उसे मुरझाने मत देना। दोनों ने हाथ मिलाकर एक दूसरे को आदर दिया और शपथ ली कि वे एक दूसरे के कारनामा और भी साझा करेंगे।
कभी शब्दों से, कभी हंसी से और जरूर समय समय पर नोकझोंक से भी। लोगों ने उस दिन दूर दूर तक बातें सुनी। कुछ ने कहा कि राजा दरबान सख्त है पर ईमानदार, कुछ ने कहा कि अकबर दयालु है पर निर्णायक। पर जो बात सबसे ज्यादा गूंजी वो ये थी कि दोनों के बीच की नोकझोंक ने दरबार और राज्य दोनों को कुछ नया सिखाया कि शासक जब मिलकर हंसते हैं तो उनकी हंसी उनके प्रजा तक पहुंचती है और समाज में हल्की सी खुशियां फैलती है। महल की दीवारों पर कई दिनों तक उन दोनों के वार्तालापों की गूंज रहती। लोग हर दिन 2 से 3 बार उस दिन की याद करते और अपने बच्चों को ये कहानियां सुनाते कि कैसे 2 बड़े राजाओं ने अपनी नोकझोंक से भी लोगों के जीवन में मिठास ला दी। और बीरबल, वो तो पीठ पीछे खड़ा मुस्कुराता रहा। उसकी चालाकी ने आज भी काम किया थी। उसने दोनों राजाओं को एक दूसरे की कद्र करना सिखाया और हंसी के खेल से दिखा दिया कि कभी कभी जीतना जरूरी नहीं, समझ बनाना जरूरी होता है। अकबर और राजा दरबान की शिष्टता और नोकझोंक की ये कहानी वर्षों तक सुनाई जाती रही। कभी किसी ने इसे महल की दूरी में बांधा तो कभी किसी ने इसे लोकगीतों में पिरोया। और हर बार जब कोई बच्चे पूछते कि राजा दरबान और अकबर ने फिर से क्या कहा, तो बूढ़े मुस्कुराकर कहते, वो बोले, हंसना सीखो पर सोचकर हंसो और दया रखना सीखो पर समझदारी से चलो। इस तरह उनकी नोकझोंक ने महल को, नगर को और उन सब के दिलों को हल्का सा कर दिया, जैसे किसी ने सुबह की ठंडी हवा के साथ खुशबू फैला दी हो। अकबर के नाई ने दरबार में किया डांस, सब हुए खुश। दरबार की सुबह वैसे तो रोज समान ही होती थी। धूप की नर्म किरणें महल की ऊंची ऊंची झरोखों में खेलती, ताम्र पात्रों की खनक कहीं दूर से सुनाई देती और हंसी मजाक की हल्की सी हवा महल के आंगन में फैलती रहती। पर उस दिन हवा में कुछ अलगसा था। ऐसा एहसास कि आज कुछ अनपेक्षित पर खुशगवार होने वाला है। अकबर अपनी चौबारे पर बैठे थे, पर उनकी दृष्टि में आज एक अलगसी चमक थी, जैसे किसी ने उनके मुंह पर एक नस्तालक सी मुस्कान रख दी हो। बीरबल, जो हर रोज की तरह उनके बगल में बैठे थे, अपनी आंखों की कोर क्रीज से मुस्कुरा रहे थे। बीरबल की मुस्कान में अक्सर कुछ छुपा हुआ चुटकुला होता था, और आज भी था। नाई का नाम चंदू था, एक छोटा फुर्तीला आदमी जिसकी दाढ़ी बिना दाढ़ी के भी लोगों पर भाया करती थी। चंदू का रंगरूप साधारण था, पर उसकी आंखों में जीवन की ऐसी चमक थी कि अक्सर अकबर उसे देखकर कह उठते, चंदू, तेरी समझ में दुनिया समा जाएगी। चंदू महल के हर एक का परिचित था। वो छोटे से बच्चे से लेकर बड़े से मंत्री तक की बातों को सुनता, पर अपने काम में उसकी लगन और उसका हंसमुख स्वभाव सबको भाता। क्या कोई जानता था कि उसी चंदू के अंदर एक कलाकार छिपा हुआ है, न सिर्फ बाल काटने का निपुण कलाकार, बल्कि नृत्य का भी। उस सुबह जैसे ही चंदू महल के गलियारे से चला आया, उसकी पांवों की खटखट से कुछ कर्मचारी उसकी ओर देखे और मुस्कुराए। चंदू के हाथ में कंघी और तेल का डिब्बा था, पर उसके कदमों में एक अजीब सी लय थी जो सुनने वालों के दिल में अनायास खुशी उगाती। बीरबल ने आंखों से संकेत किया और चंदू ने समझा आज कुछ होना चाहिए, पर उसने साधारणता से पेश आना ही अच्छा समझा। चंदू ने पहले अकबर का बालसिर सवारा, हल्की सी वार्ता में अपने चुटकुले फेंके और हर बार अकबर की मुस्कान के साथ एक छोटा सा ठहाका बाहर निकल आया। ठहाका ऐसा कि दरबार के कुछ लोग हंसी रोक न पाए। ठहाका के बीच बीरबल की आंखों में चमक और भी बढ़ गई। दरबार में एक उत्सव की तैयारियां चल रही थी। अगले सप्ताह महल में एक मेले सा आयोजन होना था और अकबर चाहते थे कि सारे कर्मचारी और प्रजा मिलकर खुशियां बांटे। चंदू ने यह सुना और उसके मन में एक विचित्र विचार आया, क्यों ना आज ही दरबार में कुछ किया जाए जो लोगों को जोड़ दे। उसने सोचा नृत्य करके लोगों के चेहरे मुस्कुरा देगा, पर नृत्य महज मनोरंजन नहीं होना चाहिए, उसमें सहजता और मानवता का भाव होना चाहिए। चंदू ने अपनी कलाई में बांधे रिबन से एक छोटा सा झुनझुना बनाया और उसे अपनी कमर पर बांध लिया। उसके कपड़े साधारण थे,
धोती, कमीज और सिर पर एक छोटा सा तख्त वाला कपड़ा। पर उसकी चालों में एक अद्भुत आत्मविश्वास था। बीरबल ने उसकी ओर देखा और धीरे से मुंह बनाकर पूछा, क्या तुमने अब नाच सीख लिया? चंदू ने आंखें चमकाकर कहा, साहब, नाच तो मैं रोज करता हूं। बाल काटते समय बच्चों की हंसी से लेकर फरिश्तों की तरह उछलते बुजुर्गों तक। पर आज मैं दरबार में सच में नाच कर दिखाऊंगा। अकबर, जो हंसी ठहाकों के शौकीन थे, बोले, ठीक है चंदू, पर याद रहे, दरबार में कोई भी अपमानित नहीं होना चाहिए। चंदू ने सिर हिलाकर सहमति दी और फिर जो कुछ हुआ वो दरबार की यादों में लंबे समय तक गूंजता रहा। चंदू ने अपना नृत्य साधारण से सुर से शुरू किया। वो पहले कुछ कदम धीमे धीमे उठाकर ताल बांधता गया। उन कदमों में कोई बनावटी नाटक नहीं था। वो किसान की सीधी चाल, बाजार के बैले की हल्की झपट और बच्चों के खेल की उछलती खुशनुमा ऊर्जा सब समेटे हुए था। उसकी हथेलियों की थपकी, कमर की हल्की झुकाव, पैर की नाटी कांटी, सब कुछ एक कहानी कह रहे थे। कहानी साधारण जीवन की खुशनुमा सादगी की। दरबार वाले पहले तो हैरान थे, किसी नाई का नाच? पर चंदू की चालों में जो मस्ती थी, वो धीरे धीरे सबके दिलों को चीरकर एक मीठी गर्मी भरने लगी। मंत्री, जो अक्सर कठोर मुखी रहते थे, अचानक अपनी मूंछों के कोनों पर मुस्कान पकड़कर बैठे। कुछ व्यापारी अपने हाथ थाम कर बैठ गए, जैसे ये नृत्य उनकी रोजमर्रा की देखी हुई थकान का इलाज कर रहा हो। बीरबल अपने स्थान पर हंसते हुए ऐसे थे जैसे बच्चा कोई नया चुटकुला सुनकर खिल उठे। चंदू के नृत्य का एक अजीब प्रभाव यह था कि लोगों के बीच की दीवारें गिरने लगी। जो मंत्री और नौकर एक दूसरे से कभी बात नहीं करते थे, वे अब आंखों से ताल मिलाने लगे। जो सदैव गंभीर रहते थे, वे भी एक पल के लिए बालक बन गए। चंदू ने नृत्य के मध्यम में कुछ कारनामा किया। उसने एक ऐसे तराशे हुए लकड़ी के डिब्बे पर उठकर नृत्य किया जिसे वो पहले बाल काटने में स्टूल की तरह इस्तेमाल करता था। उसने एक बालक को अपने गले से थी और उसके साथ एक छोटा सा जोकरिया नाट्य किया। बालक हंसी से लोटपोट हुआ तो पूरे दरबार की हवा ही बदल गई। ठाका ठाका। अकबर की आंखों में आंसुओं जैसा कुछ चमका। न तो वे दुख के आंसू थे और न ही पूर्णतः हंसी के। वे उस गुदगुदे एहसास के आंसू थे जब राजा देखता है कि उसकी प्रजा सहजता से खुश है। उसने चंदू को इशारा किया कि और दिखाओ। चंदू ने अपनी शैली बदली। अब उसने कुछ हल्के फुल्के तुक-तुक जोड़ दिए। उसने दरबार की भविष्यवाणियां मजाकिया अंदाज में बयान करना शुरू किया। आज कोई मंत्री अपनी पगड़ी खो देगा और जो खोएगा वही सबको नई बात सिखा जाएगा। जैसे ही उसने ये कहा, वास्तव में एक बूढ़े सेवक की पगड़ी थोड़ा ढीली हुई और सबने ताली बजाकर उसका उत्साह बढ़ाया। पर किसी को बुरा नहीं लगा, क्योंकि चंदू की चोट हास्य नहीं, प्रेम से भरी हुई थी। नृत्य का चरम तब आया जब चंदू ने बीरबल के पास जाकर उनके चेहरे पर मासूमियत से एक रंगीन पीतल की चोटियां बांध दी और कहा, साहब, अब आप मेरे नृत्य के जज हो। बीरबल ने झट से कहा, मैं हर नृत्य का जज नहीं बनता, पर आज मैं बन जाऊंगा। और तुम्हारा स्कोर है एक ठहाका ज्यादा। बीरबल की बात पर हंसी की एक ढेर सी उछली और सबने तालियां बजाई। चंदू का नृत्य सिर्फ मनोरंजन नहीं रहा, उसने लोगों के भीतर छुपे दर्द को नर्म कर दिया। एक व्यापारी जो हाल ही में घाटे से परेशान था, उसने एक पल के लिए अपने मुंह पर उठते तनाव को भूलकर ठहाका लगाया और उसकी आंखों में एक राहत की चमक आई। एक छोटे से राजा के नाथू, जो हमेशा भयभीत रहता था कि उसके पिता नाराज हो जाएंगे, आज पहली बार चंदू के नृत्य पर खुलकर हंसा और उसके मुंह पर जिस तरह की मासूम खुशी आई, उसने पूरा महल जीता। नृत्य के दौरान चंदू ने एक छोटा सा गीत भी गुनगुनाया। वो गीत साधारण था पर शब्दों में गहराई थी। जहां जरूरी न हो ठोकर, वहां मुस्कान ही रखो। जहां बातें हो सख्त, वहां हृदय की दरिद्रता मिटाओ। गीत सुनते ही अकबर ने उठकर चंदू की तरफ बढ़ाया और कहा, चंदू, तुमने आज दरबार को क्या सिखाया है? चंदू ने नम्रता से कहा, जहां पनाह, मैं कुछ नहीं सिखाता,
बस ये दिखाता हूं कि हंसी भी एक औजार है जो इंसान को जोड़ती है। अकबर ने उसे पुरस्कृत करने का निर्णय लिया, पर चंदू के दिल में किसी तरह की घमंड नहीं था। वो कहता, जहां पनाह, बचपन से ही मैंने सीखा है कि जब आप किसी का बाल काटते हो तो उसकी बात सुनो, और जब आप नाचते हो तो उसकी आंखों की भाषा समझो। और ये सरल बात दरबार वालों के दिल में गहराई से उतर गई। नृत्य के बाद अकबर ने दरबार में आदेश दिया कि आज के खाने में सबको कुछ विशेष मिलेगा। तली हुई मुरक्की, मीठा चावल और ताजे अंडे। इसके साथ ही उसने चंदू को एक छोटा सा मानदेय भी दिया और कहा, तूने आज जितना दान किया है उससे अधिक मिला है, हमारी खुशी। चंदू ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, आपकी हंसी मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। इस घटना के बाद महल में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर शुक्रवार की सुबह को हंसी का सत्र रखा जाने लगा, जहां कोई न कोई आम या अनाम कलाकार अपनी कला दिखाता और सभी मिलकर हंसते। ये परंपरा छोटी छोटी खुशियों का कारण बनी। लोगों के बीच की खामोशी कम हुई, बातों में मिठास आई और काम करने की ऊर्जा बढ़ी। कहानी का असली असर तब हुआ जब एक दिन गांव से एक वृद्ध महिला आई। उसने बताया कि उसके पोते की पढ़ाई रुक गई थी क्योंकि परिवार के पास पैसे नहीं थे। चंदू ने जब यह सुना तो उसने महल के खाने में मिलने वाले कुछ विशेष व्यंजनों के बदले गांव के बच्चों के लिए किताबें मांग ली। अकबर ने तुरंत आदेश दिया और महल के पुस्तकालय से कई किताबें गांव पहुंचा दी गईं। गांव के बच्चे अब सीखने लगे और उनकी हंसी उस महल तक पहुंची जहां चंदू का नृत्य पहले गूंज उठा था। समय के साथ चंदू की बात हर किसी के दिल में एक आदर्श बन गई कि कला केवल दिखावा नहीं, बल्कि एक सेतु है जो लोगों के बीच पुल बनाती है। नाई चंदू ने केवल नृत्य नहीं किया था, उसने दरबार को यह सिखाया कि छोटे छोटे प्रयास भी बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। उसकी सरलता और विनम्रता ने लोगों को ये याद दिलाया कि खुशियां बांटने से बढ़ती है। कई साल बाद जब लोग बैठकर पुरानी कहानियां सुनाते तो वे अक्सर कहते, याद है जब चंदू ने महल में नृत्य किया था? उस दिन से महल की हंसी कुछ अलग ही होती है। बच्चे उस दिन की बातें सुनकर आंखें चमकाते और बूढ़े मुस्कुराकर कहते, हाँ बेटा, तब से सब कुछ बदल गया, क्योंकि हमने सीखा कि हंसी भी एक काम है जिसे रोज करना चाहिए। अकबर अक्सर चंदू को अपनी सभा में बुलाते रहे। एक बार उन्होंने हंसते हुए कहा, चंदू, तूने मुझे सिखाया कि राजसत्ता में शक्ति के साथ साथ हास्य की भी जरूरत होती है। चंदू हमेशा विनम्रता से उत्तर देता, जहांपनाह, शक्ति तो आपके पास है और हास्य तो मैंने दिमाग में रखा है, बस दोनों को समय समय पर मिलाना है। और अकबर हंसते हुए कहते, तुझे ये बहुत अच्छा आता है। कोई बड़ा पुरस्कार नहीं, कोई बढ़िया तख्ती नहीं, बस लोगों की मुस्कान और गांव के बच्चों की पढ़ाई का अवसर। चंदू के लिए इससे बढ़कर कोई इनाम नहीं था। उसकी कहानी यही सिखाती है कि कभी कभी छोटी सी हिम्मत, थोड़ी सी मासूमियत और दिल से किया गया नाच ही समाज में बड़े बदलाव ला देता है। ठहाका। और जब रात होती और महल की छत पर तारों की बारात सजती तो चंदू अकेले बैठकर कुछ रचना करता। कभी ताल छेड़ता तो कभी बांसुरी की धुन में खो जाता। उसकी धुन में अकबर की मुस्कान, बीरबल की चतुराई और दरबार वालों की सजी हुई हंसी सब मिलकर एक मधुर संगीत बनाते। उस संगीत में लोगों की छोटी छोटी खुशियों का मेला होता, और यही मेला शायद सबसे बड़ा खजाना था जिसे कोई राजा भी तोल नहीं सकता। कई वर्ष बीत गए, पर चंदू का नृत्य और उसकी विनम्रता का असर महल में बनी परंपरा बनकर रह गया। हर बार जब कोई नया आदमी दरबार में आता, पुराने लोग हंसकर बताते, पहले यहां एक नाई था जिसने दरबार में नाचकर सबको खुश कर दिया था। और नए लोग सुनकर सोचते, कितनी प्यारी बात है, चलो हम भी हंसना सीखें। इस तरह चंदू ने महल में सिर्फ नृत्य नहीं किया, उसने लोगों के दिलों में एक नई भाषा बो दी, हंसने और बांटने की भाषा। और जब भी कोई पूछता, सच्चा सुख क्या है, तो महल में कोई भी खुशी खुशी कह देता, साधारण बातों में खुश होना। और कभी कभी
किसी नाई के नृत्य पर ठहाका मार देना। बीरबल ने अकबर से जुबान लड़ाई। दरबार का वो दिन किसी भी दूसरे दिन से अलग नहीं था। फिर भी उस दिन हवा में कुछ अजीब सा तीर सा तना हुआ था। शायद कारण ये था कि सुबह से ही महल के आईने कुछ ज्यादा ही चकाचौंध कर रहे थे। या हो सकता है कि बीरबल की मुस्कान में आज कुछ अनन्यता छुपी हुई थी। अकबर अपनी चौबारे पर बैठे थे, आंखों के कोनों में वही जानदार चमक, पर चेहरा आज थोड़ा गंभीर दिखाई दे रहा था, मानो किसी सवाल का जवाब तलवार की तरह तेज होना चाहिए। बीरबल उनके पास बैठा हुआ था, बस जैसे हमेशा, कभी मेज की तरह, कभी परछाई की तरह, पर आज दोनों के बीच हवा में जो कुछ हो रहा था वो सिर्फ सामान्य हंसी मजाक नहीं था। ये तो जुबान की जंग थी, जो किसी क्षति की तरह नहीं, बल्कि बुद्धि की तीखी धार बनकर सामने आ रही थी। सब कुछ कैसे शुरू हुआ, इसका मुंह खुले रह जाने जैसा कारण था। दरअसल महल में नए गणक आए थे, जो अकबर के राजस्व का लेखा जोखा कर रहे थे। उनके एक रिपोर्ट में कहा गया कि कुछ राजस्व रसीदें गलत तो नहीं, पर समझ में आने लायक भी नहीं है। एक मंत्री ने कहा कि गणकों की गलती है, दूसरे ने कहा कि यह किसी भ्रष्टाचार की निशानी है, और तीसरे ने कहा कि हो सकता है कि पुराने दस्तावेजों में ही गड़बड़ी हो। विषय गर्म हो चला और हर किसी की आवाज में एक एक दांत घुसे हुए थे। किसी के चेहरे पर भय, किसी के मुंह पर दबा हुआ गर्व। ऐसे में बीरबल ने एक खुराक सी हंसी निकाली और बोला, जहां पनाह, कभी कभी जुबान लड़ती है तो अक्ल की तलवार तेज होती है। आज मैं ये जंग देखना चाहता हूं कि किसकी जुबान जंग नहीं, बल्कि न्याय के लिए बोलती है। अकबर ने आंखें चिढ़ाकर देखा। तुम क्या करना चाहते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं चाहूंगा कि हम आज जुबान की लड़ाई पर एक छोटा सा वक्त दें। पर यह लड़ाई तकरार की नहीं, बल्कि सच्चाई पकड़ने की होगी। प्रत्येक व्यक्ति जो बोलेगा, उसे एक एक बात के बदले जवाब देना होगा, बिना गुस्से के, पर सीधे और साफ। कुछ ने सोचा कि यह मजाक है, कुछ ने सोचा कि बीरबल फिर किसी चाल में फंसाना चाहते हैं, पर अकबर ने, जिनके हृदय में न्याय की आग थी, मुहर लगा दी। ठीक है, चले इस जुबान की जंग को देखा जाए। पहले तो जुबान लड़ाई का ढांचा बनाया गया, हर कोई अपना पक्ष रखेगा, पर जो झूठ पकड़ा गया उसे सार्वजनिक रूप से ताड़ना नहीं किया जाएगा। केवल सच का पर्दाफाश होगा और फिर स्थिति के अनुसार सजा या सुधार लागू होगा। बीरबल ने यह नियम इसलिए रखा कि जुबान लड़ते समय लोग अक्सर गाली गलौज में उतर आते हैं और सच्चाई कहीं खो जाती है। उन्होंने कहा, हम लाठी नहीं बल्कि शब्द उठाएंगे। शब्दों से चर्म नहीं फटेगा, पर झूठ की जड़ कट जाएगी। पहला बोलने वाला गणक था। उसने बड़ी व्यवस्थित आवाज में आंकड़े पढ़े और कहा कि किसी स्थान पर कुछ रसीदें अनुपलब्ध दिखती है। उसके आंखों में भय भी था, मानो वो जानता हो कि सच्चाई कुछ और ही बताएगी। बीरबल ने उससे पूछा, क्या तुमने कागज और मोहर दोनों जांचे? गणक ने कहा कि उसने जांचा, पर कुछ दस्तावेज पुरानी स्याही से मिटे हुए थे। तभी एक दूसरे मंत्री ने कहा, कानून के अनुसार ऐसा नाजुक मामला है, हमें गिरफ्तार कर लेना चाहिए। अकबर ने बीच में कहा, रुको, हम पहले सुनेंगे, फिर निर्णय लेंगे। तभी जुबान की जंग ने नया रूप लिया। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बौछार होने लगी। कुछ सदस्यों ने अपने मुंह से तेज शब्द निकाले, जैसे तलवारों से काटा जाए। बीरबल ने देखा कि शब्दों की ये लड़ाई अगर ऐसे ही चली तो सच छिप जाएगा। उसने अचानक आवाज उठाई, क्यों न हम जुबान की लड़ाई को चेहरों पर नहीं बल्कि प्रश्नों पर मोड़ दें? और बिना किसी के टोकने की प्रतीक्षा किए उसने पहले मंत्री से पूछा, क्या तुमने उन रसीदों के हस्ताक्षर की तस्दीक किसी तीसरे पक्ष से करवाई? मंत्री ने कुछ गुनगुनाया, पर जवाब में ठोस कुछ नहीं था। बीरबल ने धीरे से कहा, देखो, जुबान लड़ाने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि किस जुबान में भावना है और किस जुबान में स्वार्थ। उसकी आवाज में कठोरता न के बराबर थी, पर शब्द ऐसे थे जैसे छुरी को मृदुता से घुमाया जा रहा हो। इससे दरबार में एक सन्नाटा छा गया।
लोगों को एहसास हुआ कि अब तर्क से बात होगी, न कि सिर्फ आक्रामकता से। फिर जुबान लड़ाई ने राजनीतिक मोड़ लिया। एक युवा राजकर्मी ने बड़े घमंड से कहा कि ये सब केवल गणक की गलती है और उन पर भूसा उगलने की जरूरत है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, यदि तुम उसे फटकारना चाहते हो तो पहले बताओ कि तुम्हारी जुबान क्या रही जब तुम्हारे क्षेत्र में एक भी रसीद गायब नहीं थी। क्या तब तुमने भी चुप निश्चय कर लिया था? युवा राजकर्मी का चेहरा एक न जाने कैसे पुराने गौरव की खरोंच से भर गया। उसने कुछ नहीं कहा। बीरबल ने ऐसे सवाल दिए जो जुबान को उलझाने की बजाय सामने लाते थे कि किसकी जुबान वास्तविकता से कितनी दूर है। अचानक जुबान की लड़ाई का स्वर और तीखा हुआ। एक बुजुर्ग सलाहकार ने कहा कि बीरबल स्वयं तो हंसी के समय बड़े मजाकिया होते हैं, पर आज उन्होंने दरबार को शर्मसार कर दिया है। बीरबल ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, मैं शर्मसार कैसे कर रहा हूं? मैं तो उन शब्दों को उजागर कर रहा हूं जो अक्सर हम आंखों से देखते पर जुबान से नहीं कहते। उसकी ये बात किसी की तख्ती पर लगा हुआ दाग नहीं, बल्कि किसी के हृदय पर ठिक ठिक कर गई। लोगों ने महसूस किया कि सिलसिला गलतियों का है और वे सब मिलकर भागीदार हैं। जुबान की लड़ाई का चरम तब आया जब एक प्रतिष्ठित व्यापारी ने अचानक कहा कि दरबार में बहुत सी बातें निजी हैं और सार्वजनिक जांच से उनका अपमान हो सकता है। बीरबल ने उसकी बात सुनी और नर्म स्वर में पूछा, क्या निजी बातों में निहित सत्य लोगों के अधिकारों को प्रभावित करता है? व्यापारी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, यदि सच सामने आ रहा है तो इससे मेरी प्रतिष्ठा पर असर पड़ेगा। बीरबल ने कहा, ठीक है, तो क्या तुम्हारी प्रतिष्ठा जनता की भलाई से बढ़कर है? यह प्रश्न ऐसा था कि जुबान लड़ने वाले कई लोग हड़बड़ा कर बैठे, क्योंकि जवाब देना मतलब अपनी आत्मा की परख कराना था। अकबर ने देखा कि जुबान की ये लड़ाई अब सिर्फ व्यक्तिगत आक्रोश नहीं रही, ये सत्ता और नैतिकता की लड़ाई बन चुकी थी। उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की और कहा, हम यहां जुबान की लड़ाई इसलिए नहीं कर रहे कि हम किसी का मजाक उड़ाएं, हम कर रहे हैं ताकि सच्चाई की जीत हो। उनकी जुबान में संजीदगी थी, पर बीरबल के प्रश्नों ने लोगों को भीतर से झकझोर दिया। जुबान की कतारें टूटने लगी। कुछ ने अपने शब्द पलट लिए, कुछ ने सच मान लिया, और कुछ ऐसे भी थे जिनकी जुबान लहू की तरह लाल हो गई, क्योंकि वे समझ गए कि अब दावे टूटेंगे। बीरबल ने तभी उस गणक को बुलाया जिसने सबसे पहले रिपोर्ट दी थी। उसने दरबार के सामने धीरे धीरे सारी बात बताई। कैसे कुछ रसीदें कागज पर थी पर मोहरें नहीं मिली, कैसे कुछ हस्ताक्षर मिलते जुलते थे पर तस्दीक नहीं हुई। बीरबल ने तब एक साधारण सा परीक्षण प्रस्तुत किया, 2 दस्तावेजों की तुलना और कुछ गवाहों का बयान। धीरे धीरे सच्चाई सामने आई। कुछ दस्तावेजों में असंगतियां थी, पर वे असंगतियां किसी बड़े षड्यंत्र की नहीं बल्कि अदूरदर्शिता और लापरवाही की वजह से उत्पन्न हुई थी। कुछ लोगों ने समय रहते ध्यान नहीं दिया, कुछ ने पुरानी सूचनाओं पर भरोसा कर लिया और कुछ ने अपने स्वार्थ के लिए आंकड़े छिपा लिए थे। जुबान की लड़ाई ने न सिर्फ आरोप प्रत्यारोप को उजागर किया, बल्कि उन कमजोरियों की मिसाल भी दी जिनका सामना हर शासन करता है, अज्ञान, आलस्य और कभी कभी स्वार्थ। जब सच पूरी तरह सामने आ गया तो दरबार में 2 तरह की आवाजें उठीं। एक थी सख्ती की, जो चाहती थी कि दोषियों को कठोर से कठोर सजा मिले, और दूसरी थी सुधार की, जो चाहती थी कि गलती करने वालों को शिक्षा और सुधार का मौका दिया जाए। बीरबल ने बीच में फिर कहा, यदि जुबान का उद्देश्य केवल किसी का अपमान करना हो तो हम यहां किसी के दिल नहीं जीत पाएंगे, पर यदि जुबान से हम सीखते हैं, सुधार करते हैं और जनता के हित को आगे रखते हैं तो यही जुबान की असली जीत होगी। अकबर ने गहरी सांस ली और निर्णय सुनाया, कुछ लोगों को उनके कर्तव्यों के प्रति लापरवाही के लिए दंडित किया जाएगा, पर साथ ही कुछ को सुधारात्मक प्रशिक्षण और जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। व्यापारियों के कुछ हिस्सों पर निगरानी बढ़ाई जाएगी और लेखापालों के काम का नियमित ऑडिट रखने का निर्देश हुआ। जुबान की लड़ाई ने अपना मकसद पूरा कर दिया था। सभी ने अपनी जुबान की जिम्मेदारी समझ ली थी,
पर उस दिन सबसे यादगार बात यही रही कि जुबान की लड़ाई ने बीरबल और अकबर के बीच एक नई समझ पैदा कर दी। अकबर ने बाद में बीरबल से कहा, तुमने जुबान से ऐसी तलवार चलाई कि खून न बहे पर जड़ कट गई। बीरबल ने सरलता से उत्तर दिया, जहांपनाह, जुबान भी एक हथियार है। यदि उसे बुद्धि से चला लो तो वो न सिर्फ झूठ काटेगी बल्कि लोगों के दिल भी सुधार देगी। और कुछ दिनों बाद जब महल की गलियों में बात चली तो लोग कहते दिखे, देखो कितनी बार जुबान ने नुकसान पहुंचाया है, पर आज जिसने सही तरीके से जुबान चलाई उसने हम सबको बचाया। बीरबल ने उस दिन जो किया था वो केवल जुबान की लड़ाई नहीं था, वो एक सबक था, ये बताने का कि शब्दों का वजन कितना भारी होता है और उन्हें सोच समझकर ही प्रयोग करना चाहिए। अकबर और बीरबल की वही जुबान लड़ाई महल की दीवारों में गूंजती रही। किसी ने उसे तकरार कहा तो किसी ने उसे विद्वत्ता का उदाहरण, पर सबका मत यही था कि जुबान की लड़ाई तब सफल होती है जब उससे न्याय का सूरज निकलकर लोगों के जीवन में उजाला फैलता है। समय बीतता गया और दरबार में कई बार जुबान की लड़ाइयां होती रहीं, पर उस दिन की लड़ाई कुछ अलग थी, क्योंकि उस लड़ाई ने दिखाया कि जुबान केवल घायल करने का साधन नहीं बल्कि समझाने और सुधारने का माध्यम भी हो सकती है। और बीरबल, वो हमेशा की तरह अपनी मुस्कान लिए खड़ा रहा, पर उसकी मुस्कान आज और भी गंभीर लगती थी, क्योंकि वो जानता था कि जुबान की ताकत में वही खूबसूरती है जो अकबर की दया में है। छोटी सी नोक झोंक अक्सर बड़ा काम कर जाती है। अकबर ने 3 हीरों के हार रानी को गिफ्ट किया। वो सुबह कुछ अलग थी। महल की दीवारें सहज कर खड़ी थी, पर उनकी चमक में आज किसी खास किस्म की उदासी थी, जैसे हवा में कोई गीत गूंज रहा हो, पर कोई उसे अभी तक पूरा सुन नहीं पाया। अकबर अपनी चौबारे पर बैठे थे, आंखों में वही शांतता, पर होठों पर वो हल्की मुस्कान जो अक्सर बड़ी सी बात कह जाती है। रानी जिया बेगम महलों की अंदरूनी बगिया में बैठकर गुलाबों की पंखुड़ियां संवार रही थी। उनकी चाल में महारानी का गर्व और आम मानुषी का कोमलपन दोनों समा चुका था। उस दिन महल में खबर भी थी और कुछ ऐसी बातें चल रही थी कि अकबर के मन में एक योजना आकार लेने लगी। एक योजना जो सिर्फ शानो शौकत न दिखाए बल्कि जनता की पीड़ा और वीरों की सच्ची मिसाल को भी सामने लाए। पिछले कई महीनों से साम्राज्य के किनारों पर ऐसी घटनाएं घटती रही थी जिनमें छोटे छोटे गांवों के लोग, सैनिक और साधारण नागरिक कुछ बड़े साहस के काम करते दिखे थे। नहीं, ये वो बड़े बड़े विजयों की कहानी नहीं थी जिनके लिए तख्तियां होती और महलों में भव्य समारोह। ये वे छोटी छोटी हिम्मतें थी जो किसी अनजान रात में किसी कुएं के किनारे बच्चों को बचा लेती, किसी भीषण आग में घास के टुकड़ों से हीरो की तरह काम आने वाली रही थी, या फिर किसी बूढ़े किसान ने अपने खेत पर पानी बांटने के लिए स्वयं सेवा करके गांव की खेती बचाई थी। अकबर की नजरों ने इन नन्हे साहसों को देखा था और उनके दिल ने कहा, इन्हें केवल शब्दों में याद न रखा जाए, इनका रूप ऐसा हो जो हर कोई देखे और समझे कि सच्चा मानवीय वीरता क्या होती है। बीते कल एक छोटी सी टुकड़ी रानी की सेवा में आई। वे 3 लोग थे, एक जवान सैनिक जिसका नाम वीरमल था, एक महिला वाडलर जिसका नाम कमला था और तीसरा एक बूढ़ा किसान जिसका नाम हरिओम था। हरिओम की पीठ मोड़ी हुई थी, पर उसकी आंखों में गहरे समंदर के समान शांति और दृढ़ता थी। कमला के हाथों में सुई सी नर्मता थी, पर उस नर्मता में भी स्टील जैसा धैर्य था। और वीरमल की चाल में जवानपन की सीधी हवा थी, पर उसके चेहरे पर जो थकान थी वो विजय की थकान नहीं, जिम्मेदारी की थकान थी। ये लोग अकबर के पास कुछ मांग कर नहीं आए थे, वे केवल धन्यवाद लेने आए थे, पर उनकी आंखों में असामान्य सी शर्मिलापन और खुशी दोनों झलक रही थी। अकबर ने उनके कारनामों के बारे में सुना, कैसे वीरमल ने सीमा पर एक दूसरे भीषण हमला में अपने साथियों की जान बचाई, कैसे कमला ने एक महामारी के दौरान अपने प्राणों की परवाह न करते हुए दर्जनों बच्चों को बचाया, और कैसे हरिओम ने सूखे के समय अपने खेत के बचे पानी को बांटकर पूरे गांव का अन्न बचा लिया।
अकबर सुनते सुनते अपने हाथों को टटोलते रहे, मानो शब्दों के साथ साथ उनके दिल के तार भी कुछ इस तरह छेड़े जा रहे हों कि किसी गीत की धुन बनकर बहें। बीते कुछ दिनों से अकबर के मन में ये विचार था कि वीरों का सम्मान केवल पदक और दिए हुए टुकड़ों से नहीं होना चाहिए। कभी कभी ऐसी चीज चाहिए जो भाव का प्रतीक हो और जिसे रानी खुद धारण करके जनता को दिखा सके। और इसी विचार ने आज आकार लिया। उसने फैसला किया कि इन तीनों की वीरता का एक ऐसा रूप बनाया जाएगा जिसे रानी जिया बेगम को दिया जाएगा। एक हार, तीन प्रतीकों का मेल, एक हार जिसमें इन तीनों की अच्छाइयां, उनकी कहानियां और उनकी मिट्टी की खुशबू समा हो। जब अकबर ने यह बात बीरबल और रसोई के मुख्य कारीगरों के साथ बताई तो बीरबल ने अपनी 6 छोटी मुस्कानें दी और कहा, जहांपनाह, हार तो केवल गहना नहीं, वो कहानी है जिसे गला पहनो तो लोगों की नजरें भी बदल जाए। हर कोई समझ गया कि आज कुछ ऐसा होना है जो महल की परंपराओं से अलग होगा। एक प्रतिनिधित्व, एक संदेश। किसी को यह सुनकर आश्चर्य भी हुआ और किसी को जिज्ञासा भी, पर अकबर का इरादा स्पष्ट था। यह हार केवल रानी को सजाने के लिए नहीं होगा, ये जनता, वीरों और समर्पण की वंदना होगी। उसने कारीगरों को कहा कि वे तीनों के लिए ऐसे प्रतीक बनाएं जो उनकी जरूरतों और स्वभाव के अनुरूप हो। वीरमल के लिए एक छोटी सी तांबे की तलवार की नक्काशी, कमला के लिए एक सुई सी नुकीली परंतु कोमल आकृति और हरिओम के लिए मिट्टी की एक छोटी सी मूर्ति जिसमें हल्की काठी की आकृति हो। ये तीनों प्रतीक हार के परमोदर होंगे, तांबे की तलवार, नुकीली सुई और मिट्टी की हलक। पर वे अकेले में नहीं रहेंगे। बीच में एक छोटा सा दिल होगा जो जिया बेगम के लिए प्रेम और कृतज्ञता का प्रतीक होगा। अकबर चाहते थे कि रानी जिस तरह राज्य की ममतामयी संरक्षक है, वे इन वीरों की कहानियों को अपने पल्लू पर बांधकर सबको दिखाएं। कारीगरों ने मेहनत शुरू कर दी। सुनहरे तारों पर काम हुआ, पर अकबर ने निश्चय किया कि यह हार बहुत भड़कीला नहीं होगा। उसमें सादगी और गरिमा होनी चाहिए। बीरबल कारीगरों के पास बैठकर बार बार कहता, याद रहे, हर टुकड़ा एक कहानी है। इसे सजाने का मतलब उस कहानी को मिटाना नहीं, बल्कि उसे और चमकाना है। काम में मजाक भी नहीं रहा और बीरबल अपनी सूझबूझ से कई छोटे छोटे विचार देता चला गया। कभी तांबे को हल्का सा घुमाकर रखना, कभी सुई की नोक पर एक छोटा मोती जोड़ना ताकि उसकी नरमी दिखे, और मिट्टी की मूर्ति पर गांव की मिट्टी से बनी एक छोटी पुष्पमाला चढ़ाना ताकि मूर्ति को गांव की खुशबू मिले। कारीगरों ने जो बनाया वो महज आभूषण न रहा, वो कितना कष्ट और आदर दोनों बोने वाला प्रतीक बन गया। हार तैयार हुआ तो उसकी चमक में एक अजीब सी निस्तब्धता थी, ना बहुत तेज, ना बहुत मंद, शुद्ध और सरल। अकबर ने हार को अपनी हथेली पर रखा और कुछ पल उसे निहारा। उसके मन में एक लहर उठी, वो लहर मानवीयता की, सम्मान की और उन अनसुने हीरों की। उसने फैसला किया कि यह हार रानी को एक सार्वजनिक सभा में दिया जाएगा, उस सभा में जहां आम लोग और गांव वालों के प्रतिनिधि भी बुलाए जाएंगे, ताकि जो लोग इन वीरों के कारण शांत रातों में सो पाए, वे भी राजा की कृतज्ञता देख सकें। रानी के लिए यह आश्चर्य भी होना चाहिए था। अकबर चाहते थे कि रानी खुद महसूस करे कि उनके समर्पण की गरिमा किस तरह लोगों के दिलों में उतरती है। रानी को निजी रूप से धन्यवाद देना आसान होता, पर सार्वजनिक संसार में यह संदेश अधिक गूंजता था। समारोह के दिन महल की गलियों में अलग सी हलचल थी। लोग रंग बिरंगे कपड़ों में सजे, बच्चे सिर पर झंडियां लिए दौड़ रहे थे और बाजार से लाए वाले फूलों की खुशबू हवाओं में बिखरी थी। अकबर की सभा में गांवों के नेता, सैनिक और आम जनता जब इकट्ठा हुई तो हर चेहरा उत्साह के साथ साथ आश्चर्य से भरा था। जिया बेगम राजसी परिधानों में आई। उनकी चाल में गरिमा तो थी, पर माथे पर हल्की घबराहट भी थी, शायद इसलिए कि वे नहीं जानती थी कि अकबर के मन में आज कौन सा प्रस्ताव है। अकबर ने खड़ा होकर सभा को संबोधित करना शुरू किया। उसने अपनी बातों में सरलता रखी, पर
शब्दों का प्रभाव गहरा था। उसने कहा, हमारे राज्य के सौंदर्य और शक्ति का आधार केवल शोर शराबा नहीं है। ये हमारे लोगों की मेहनत, उनकी वीरता और उनके छोटे छोटे त्यागों का परिणाम है। आज मैं उन 3 लोगों को, जिनके कार्यों ने हमारी रोटी और रातों को सुरक्षित रखा, सम्मानित करता हूं। और ये सम्मान मैं अपनी रानी को अर्पित करता हूं, ताकि वह इस हार के द्वारा उन वीरों की कहानियों को अपने पास रखें और सबको दिखाएं। सभा में एक अल्हड़ सा ठहराव आया। लोगों के चेहरों पर गर्व और भावुकता की जुगनू चमक उठी। अकबर ने उनसे कहा कि आने वाले समय में ऐसे कई और पहल किए जाएंगे, जिससे वीरों को समाज में जगह मिले और उनके परिवारों का हक सुरक्षित हो। उसने ये भी कहा कि वीरों की कहानियां बस सुनाने की नहीं, उनकी कहानियों से सीखकर समाज को मजबूत बनाना है। फिर उसने हार की तरफ इशारा किया। हार, जिसे उसके कारीगरों ने आखिर महीनों की मेहनत में गढ़ा था। एक नौकर ने चुपके से हार को उठाकर मेज पर रखा और वहां की रोशनी में वो और भी नरम चमकी। जिया बेगम को बुलाया गया। जब हार को रानी के हाथ में दिया गया तो माहौल कुछ गहरे भाव से भर गया। जिया बेगम ने हाथ धीरे धीरे बढ़ाया और हार को महसूस किया। उसने तांबे की तलवार की नक्काशी को देखा, सुई की नरमी को अपनी उंगलियों पर महसूस किया और मिट्टी की हलक में गांव की खुशबू को अपनी नाक में समेटा। उसकी आंखों में नमक उभरा। नहीं, ये आंसू किसी कमजोरी के नहीं थे, वे आभारी भाव के थे। उसने कहा, जहां पनाह, ये मेरे लिए बड़ा सम्मान है, पर यह सम्मान इन तीनों लोगों का है। मैं इसे अपना नहीं कहूंगी, मैं इसे धरती पर रहने वालों के लिए रखूंगी। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम सही कहती हो, यह हार रानी का नहीं, हमारी जनता का है। पर आज मैं इसे तुम्हारे गले में डालकर यह दिखाऊंगा कि राज्य का चेहरा ममतामयी है और उसकी ममता वीरता का आदर करती है। रानी ने हार को अपने गले में डाला और जैसे ही हार उनके गले में बैठा, सभा में ताली और जयकारों की लहर उठी। पर जश्न से भी अधिक बात थी। लोगों के मन में जो जुड़ाव पैदा हुआ। वीरमल, कमला और हरिओम जब मंच पर बुलाए गए तो जनता की आंखों में सच्चे सम्मान का प्रकाश था। वीरमल ने अकबर का धन्यवाद करते हुए कहा कि उसे अपनी ड्यूटी निभाने में गर्व है, पर उसके शब्दों में कुछ शर्मिली सी पगड़ी भी थी। जहांपनाह, मैंने जो कुछ किया वो अकेला नहीं था, हम सब मिलकर करते हैं। कमला ने अपनी छोटी सी हास्य भरी बात जोड़ी, साहब, मैंने तो बस उन बच्चों को ठीक किया जो चूहे की तरह तंग तंग हुए थे, पर आज आप सबका धन्यवाद सुनकर मेरा दिल फूल सा गया। और हरिओम ने अपनी साधारण भाषा में कहा, मैं तो बस अपनी मिट्टी का ऋण चुका रहा था। जब धरती ने हमें आशीर्वाद दिया तो हमें भी देना चाहिए। सभा के बाद कई लोगों की बातें जुड़ती रहीं। किसी ने कहा कि यह पहल प्रेरणादायक है, किसी ने कहा कि अब हमें हीरो की परिभाषा बदलनी चाहिए। पर असली असर अगले दिनों में हुआ। गांवों से लोग आने लगे, छोटे छोटे वीरों की कहानियों को साझा करने लगे और अकबर के दफ्तरों में न केवल पुरस्कार बल्कि सहायता की व्यवस्थाएं भी बनने लगी। सरकार ने घोषणा की कि जो भी व्यक्ति सामुदायिक सेवा करेगा उसे सहायता और सम्मान दोनों मिलेंगे। ये नीति न केवल शब्दों में रही बल्कि जमीन पर उतरने लगी। वीरमल को नौकरी में एक सम्मानपूर्वक पद मिला, कमला के लिए एक छोटा सा क्लिनिक खोला गया और हरिओम के गांव में एक छोटी सिंचाई योजना लागू हुई ताकि और किसान सेम जैसी मजबूरी का सामना न करें। अकबर ने महसूस किया कि हार ने सिर्फ रानी को सजाया नहीं, उसने एक संदेश दिया था कि सम्मान का असली अर्थ क्या है। सेवा, साझा करना और मानवता की पुकार सुनना। समय बीतता गया पर वो दिन महल और जनता दोनों के लिए यादगार बन गया। रानी जिया बेगम ने हार को एक स्थान दिया जहां वो महलों के मेहमानों और गांवों के लोगों को दिखाती, और हर बार जब वे हार की कहानी सुनाती, उनकी आंखों में वही आदर और गर्व खिल उठता। वीरमल, कमला और हरिओम की कहानियां स्कूलों में भी सुनाई जाने लगी। बच्चे उनसे प्रेरित हुए और छोटे छोटे कामों में
अपनी साहसिकता दिखाने लगे। अकबर ने देखा कि एक छोटा सा प्रतीक कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। वो प्रतीक न सिर्फ गले का आभूषण था, वो लोगों के दिलों में एक लड़ी बन गया जिसने समाज की कमजोरियों को जोड़ना शुरू कर दिया। कई सालों बाद जब जिया बेगम ने वो हार देखकर बच्चों को कहानियां सुनाई, तो वे बच्चे आंखों में चमक लिए सुनते। वे पूछते, मां, क्या हम भी हीरो बन सकते हैं? और रानी मुस्कुराकर कहती, हाँ बच्चे, हीरो वही जो हिम्मत से काम करे और अपने पास जो है उसे बांट दे। तब बच्चे समझते, हीरो शब्द का मतलब केवल तलवार चलाने से नहीं, बल्कि जीवन की छोटी छोटी चुनौतियों में भी मदद करने से है। अकबर की वो छोटी सोच तीनों हीरों का हार धीरे धीरे बड़ी परंपरा बन गई। हर वर्ष उस दिन साम्राज्य में लोगों की सेवा और वीरता का महोत्सव होने लगा, और लोगों ने देखा कि महाराजा की दया सिर्फ कागजों में नहीं, असल में लोगों की जिंदगियों में उतरती है। और जब रात गहरी हो जाती और महल की छतों पर चांद की रोशनी फैल जाती, तो जिया बेगम अपने कमरे में जाकर हार को धीरे से छूती। वो छूती तो मानो उन तीनों के हाथों की गर्मी उनके दिल में उतर आती। कभी कभी वो खिड़की खुलकर देखती और सोचती, कितनी अजीब बात है कि एक छोटा सा हार 3 टुकड़ों से बना कितनी दूर तक चलने वाली कहानी बन गया। और अकबर, जो अक्सर दरबार के बाद अकेले बैठे रहते, उसने भी महसूस किया कि शासन केवल कानून नहीं है, ये संवेदना है, ये पहचान है कि हर जज्बा, हर बलिदान, हर मुस्कान किसी न किसी रूप में सम्मान पाने के काबिल है। कहानी यही नहीं खत्म होती, वो तो बस शुरुआत थी। समय ने और भी कई हीरोज दिए, पर पन्ना वही रहा। जब भी कोई नया वीर उभरा, लोग कहने लगे, क्या उसे भी हार दिया जाए? और अकबर की वो छोटी सी चाल, उस दिन की सभा का वो हार, लोगों के दिलों में एक दीप बना रहा। एक दीप जो बताता था कि शासक और जनता दोनों जब साथ आते हैं तो समाज का चेहरा बदलता है। रानी ने हार को कभी भी रोशन शो में नहीं पहना सिर्फ शोरोल के लिए। वो हार उनके लिए एक प्रतिज्ञा बनी कि कोई भी वीर अनदेखा नहीं रहेगा और किसी की कथा हमेशा सुनने को मिलेगी। और फिर वर्षों बाद जब गांव के बच्चे बड़े होकर अपने अपने कामों में जुटे, वे अक्सर एक दूसरे से कहते, याद है वो दिन जब अकबर ने 3 हीरों का हार रानी को दिया था? और कहानियां फैलती रहीं, हर बार कुछ नया जोड़कर, पर मूल भाव वही रहा, सम्मान, साझा करना और मानवता। अकबर की वो चाल, बीरबल की मदद और कारीगरों की मेहनत ने दिखा दिया कि कितनी बार सादगी ही सबसे बड़े संदेश देती है। हार में जितनी भी सजावट थी, उसकी असली चमक तीनों हीरों की सादगी में समाई हुई थी। और ये चमक ऐसे लोगों तक पहुंची जो कभी नहीं सोचते थे कि वीरता क्या होती है, पर अब वे हर दिन उसे जी रहे थे।